अभी सेलेक्ट है ना? हाँ सब कुछ है, बस आपको वो करना है जस्ट। हाँ वो पहले select अपना पी दबा के ना, हाँ चल पी ब्रेक के लिए बी बताया था ना? हाँ पी प्ले करना है पी से। ब्रेक के लिए बी, हाँ ब्रेक के लिए बीच फिर आर है ना? हाँ रीप्ले करने के लिए ये बी और आर की तभी आपको जरूरत पड़नी चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, अदरवाइज पी और एस सी का। ठीक है, तो जैसे आप पी दबाओगे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, सारा सेटअप हुआ पड़ेगा, बस आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। मैं जा रहा हूँ बाहर। ठीक है सर। ठीक है, और ओके। कोई बात नहीं, आप लॉक वगैरह कुछ मत लगाना, हम अंदर ही किसी को आने नहीं देंगे। ठीक है जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था जो बेसिक क्वेश्चन थे और जनरली हर एग्जाम में आते हैं, और फिलहाल हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें तो ये क्वेश्चन बहुत कंपलसरी है। ठीक है, आज हम उसी में और आगे उसी कड़ी में आगे और जोड़ेंगे कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपके स्क्रीनशॉट में आपको शो होंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में बताया था कि हमको वोकेबलरी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ग्रामेटिकल पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओवरऑल हमारा सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप एक लैंग्वेज में कमांड हासिल करना है तो इसके लिए हमको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैड आई नोन अबाउट द एजेंडा आई डैश हैव अटेंड द मीटिंग। ठीक है, एजेंडा का मतलब होता है कार्यक्रम। ठीक है, जो वर्ड आपके स्क्रीन में शो हो रहा है एजेंडा, इसका हिंदी मतलब होता है कार्यक्रम। कोई भी नया वोकैब मिलता है तो इसको भी आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि हमारे वोकैब जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा है। हमारे स्ट्रॉन्ग करना है वोकैब, तो हर वोकैब पे कमांड हासिल करना है। हैड आई नोन अबाउट द एजेंडा आई डैश हैव अटेंड द मीटिंग। अभी ऑप्शन दिया है कुड है, वुड है, शुड है, जिसमें कुड वुड शुड को तो इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इन तीनों को अगर हम बोलेंगे तो इंग्लिश में तो उसको मोडाल्स बोला जाता है। ठीक है, ये सारे मोडाल्स हैं, और विल एक हेल्पिंग वर्ब है। आपको ये बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो अगर हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है? हेड से शुरू हुआ है, हेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है हेड से। तो इंग्लिश में कुछ पेयर होते हैं, उस पेयर में आपको ध्यान देना है। हेड के साथ ना हमेशा वुड का पेयर बनता है। ठीक है, हेड के साथ किसका पेयर बनता है? वुड का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि मेरे पास समय होता तो मैं आता, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? इफ आई हैड टाइम, इफ आई हैड टाइम आई वुड कम। ठीक है, इफ आई हैड टाइम आई वुड कम। यदि मेरे पास समय होता तो मैं आता ही। इफ आई हैड टाइम आई वुड कम। यदि तुम ऐसा होते, यदि तुम इंग्लिश बोलते तो मैं तुम्हें बुलाता। इफ यू हैड स्पोकन इंग्लिश आई वुड हैव कॉल्ड यू। यदि मेरे पास डिग्री होती तो मैं आता। इफ आई हैड अ डिग्री आई वुड कम। मतलब ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, इफ यू हैड जॉइन्ड माई कोचिंग आई वुड हैव टॉट यू। यदि तुम मेरी कोचिंग ज्वाइन करते मैं तुम्हें पढ़ाता। तो हम अगर पहले पार्ट में कभी भी अगर हैड का यूज करोगे तो सेकंड पार्ट में आपको हमेशा किसका यूज करना है? वुड का। इसको इंग्लिश में ना कंडीशनल सेंटेंस भी बोला जाता है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस को आगे क्या है मैं और उसके डिस्कस करेंगे हम लोग उसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स स्पीक इंग्लिश। देखो डैश के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जब डैश के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है ना, मतलब ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया आपका विल यू, शैल वी, कैन यू, डिड यू। तो क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स है, उसमें एक बेसिक रूल ये है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हमारा आंसर निगेटिव आता है। ठीक है, पॉजिटिव का निगेटिव होता है, निगेटिव का पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपका पहला और इंपॉर्टेंट रूल है। पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसे मैं लिखा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, मतलब वह जा रहा है।
ठीक है, अब मेरा इसका आंसर आएगा इजंट ही, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो मेरा आंसर निगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं यही लिखता हूँ ही इज नॉट गोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ही इज नॉट गोइंग, मतलब वह नहीं जा रहा है, ये निगेटिव है तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा जस्ट उल्टा आंसर आता है, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को पॉजिटिव निगेटिव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन लेट्स से शुरू किया, तो लेट्स का पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनता, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन है उसके साथ ना हमेशा शैल बी का यूज होता है, शैल बी का। तो हम जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब इंग्लिश फाइट करते हैं तो हमारे लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें मेरा टाइम बचाती है। अब आपने देखा लेट्स, तो आपको पता चल गया मेरा आंसर शैल बी आएगा, तो बाकी क्वेश्चन को आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा उसमें, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो लेट्स के साथ शैल बी आता है, ठीक है। ज्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, उसके रूल्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा शैल बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वी मस्ट कंप्लाई डैश बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको इनमें चारों में किसी का मतलब नहीं पता तो भी हम बिना मतलब के भी आंसर को पता कर सकते हैं, हमारी सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज से। देखिए, पहला वर्ड लिखा है मैंने कंप्लाई, ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला वर्ड दिया है कंप्लाई। ये कंप्लाई मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, लेकिन कंप्लाई के साथ ना विथ लगता है, ठीक है। एडॉन मतलब सजाना होता है, एडॉन के साथ कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरा वर्ड लिखा है कोप, कोप मतलब होता है मुकाबला करना, कोप के साथ भी विथ लगता है। तीसरा लिखा है एबाइड, एबाइड मतलब होता है नियम का पालन करना, लेकिन एबाइड के साथ ना बाय लगता है। अब देखो क्वेश्चन में डैश के बाद क्या लगा है, बाय लगा है, मतलब आपको बाय देखते ही आपको पता चल गया आंसर क्या आएगा हमारा, एबाइड आएगा। तो कहने का मतलब है कि कब कौन सी नॉलेज आपके काम आ जाए हम कह नहीं सकते, तो ठीक है। तो कंप्लाई के साथ विथ लगता है, कोप के साथ विथ लगता है, एबाइड के साथ बाय लगता है। ये जो विथ और बाय जो आप यूज करते हो ना, ये सबको इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश की लैंग्वेज में ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में ना कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है जिनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स होता है, ठीक है। वो जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उनमें भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है सेकंड थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका एबाइड। एबाइड मतलब होता है नियम का पालन करना, इसी का उल्टा होता है नियम तोड़ना, जिसको इंग्लिश में ना ब्रीच बोलते हैं। ये ब्रीच का मतलब होता है नियम तोड़ना, एबाइड मतलब नियम का पालन करना, कोप मतलब मुकाबला करना, कंप्लाई मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वन वर्ड, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। वन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश, ठीक है, एंड वन वर्ड इज टोटली डिपेंड ऑन योर वोकैब। वन वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके सिर्फ वोकैब पर ही डिपेंड करेगा। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, क्वेश्चन तो हमको समझ आ गया, ऐसा इंसान जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स का शौकीन हो। फॉन्ड मतलब होता है शौक, मतलब ड्रंकर्ड हो गया। अब इन चारों में अगर हम देखेंगे तो पहला वर्ड आपका दिया है बीबलस, ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपका दिया है बीबलस। तो बीबलस का मतलब होता है शराबी। अच्छा, शराबी के लिए इंग्लिश में और भी कुछ वर्ड है, एक वर्ड शॉर्ट भी आता है, एक इंग्लिश में एक वर्ड टॉपर भी आता है, और एक वर्ड टिपलर भी आता है। ये इन तीनों का मतलब या इन चारों का मतलब भी शराबी ही होता है, चारों को ड्रंकर्ड ही बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड दिया आपका बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल मतलब होता है किताबी कीड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक वॉर्म, ठीक है। बिब्लोफाइल मतलब किताबी कीड़ा, जो दिन भर पढ़ाई में ही व्यस्त रहता है, दिन भर पढ़ते रहता है, उसको बोलते हैं बाइब्लोफाइल, किताबी कीड़ा। थर्ड लिखे आपका फॉल्ट नाइट। फॉल्ट नाइट मतलब होता है 15 दिन की अवधि, 15 डेज का ड्यूरेशन, जिसको बोलते हैं फॉल्ट नाइट, 15 दिन की अवधि। और नेक्स्ट आपका लिखा है बिगट, ठीक है। बिगट मतलब होता है कट्टर, जिसको इंग्लिश में ना फेनेटिक बोलते हैं। बिगट मतलब होता है कट्टर, जिसको बोलते हैं फेनेटिक। तो फिलहाल तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा बी प्लस, ठीक है। तो ये जो आपका जो वन वर्ड है इसमें टोटली सिर्फ आपके वोकैब और वोकैब ही काम आएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको कहते आ रहा हूँ कि हमको ज्यादा ध्यान वोकैब पे देना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द सेल्डम स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आपका लिखा है आपका डू दे, डोंट दे, डिड दे या डिडंट दे। इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो ये क्वेश्चन टैग है। कैसे मालूम चला क्वेश्चन टैग है, देखो लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन टैग का होता है। क्वेश्चन टैग एक टॉपिक है ना, तो क्वेश्चन टैग का रूल जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव का निगेटिव बनता है, निगेटिव का पॉजिटिव बनता है, जस्ट उल्टा आंसर बनता है। अब सबसे पहले तो आपको ये जो सेंटेंस जो दिया है इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका जो दिया है सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट।
और ये जो आंसर आएगा इतने पार्ट को ही क्वेश्चन टैग बोला जाता है, डू दे डोंट दे, इनको क्वेश्चन टैग बोला जाता है। अब लिखा है दे सेल्डम स्पीक इंग्लिश। इस क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपने यूज कर दिया है सेंटेंस में, सेल्डम। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना नॉट नहीं लगता। ठीक है, इंग्लिश में कुछ वर्ड है जिनके साथ नॉट नहीं लगता लेकिन वो निगेटिव होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ फ्यू, ठीक है, लिटिल, और आप बोल सकते हो हार्डली, सेल्डम, या आप बोल सकते हो रेयरली। ये ऐसे वर्ड है जो सारे निगेटिव वर्ड है, इनके साथ नॉट नहीं लगता लेकिन ये निगेटिव होते हैं। अगर ये निगेटिव है तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। अब चारों में आपको देखना है पॉजिटिव कौन सा है। तो अगर आप बात करें सबसे पहले तो देखो डिड नहीं है, दो पॉजिटिव है आपके पास, एक है डू दे और एक है डिड दे, ये दोनों में से आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है आपका स्पीक, अगर पास्ट टेंस होता तो स्पीक नहीं होता, स्पोक होता, लेकिन क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर भी प्रेजेंट आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, डिड दे, सॉरी डू दे। ठीक है, और वही स्पीक की जगह अगर स्पोक होता देन योर करेक्ट आंसर इज डिड दे। इफ अवर क्वेश्चन इज पॉजिटिव देन अवर आंसर इज आल्सो, sorry, if your question is positive then our answer is negative, and if our question is negative then our answer is positive. ठीक है, if your question is present tense then your answer is also comes in present tense. फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अभी जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ये जितने भी ऑप्शन है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये सारे इडियम्स हैं, है ना, इडियम्स, प्रोवर्ब, कहावत, ये भी अपने आप में वोकैब है और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कोई एग्जाम देखेंगे, अगर आप एनडीए का एग्जाम देखेंगे तो उसमें तो 10 क्वेश्चन सिर्फ इडियम्स के ही आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है तो 50 मार्क्स के तो इडियम्स ही आते हैं। सीडीएस के एग्जाम में भी अच्छे खासे इडियम्स आते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं इसमें इडियम्स के क्वेश्चन ना आए। मैंने पहले बता चुका कि इंग्लिश का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हर एग्जाम का सेम होता है। ठीक है, 80% कोर्स बिल्कुल सेम ही होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, अगर आपने एक बार इंग्लिश को अच्छा कर लिया तो वो हर एग्जाम में आप क्रैक कर जाओगे। लेकिन सारे एग्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे वो कैप के ऊपर। ठीक है, अब जैसे लिखा है ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, पहला वर्ड लिखा है एट द 11th आवर। अच्छा, एट द 11th आवर मतलब लिखो अंतिम समय में। ठीक है, इडियम्स है, एट द 11th मतलब लिखो एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। सेकंड लिखा है तुम्हारा कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ठीक है, ही हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश हो रही है ना, इसका मतलब कुत्ता बिल्ली वगैरह मत समझिएगा। तीसरा लिखा है हैंड इन ग्लोव मतलब गहरी दोस्ती, क्लोज रिलेशन, गहरी दोस्ती। एंड लास्ट लिखा है आपका किट एंड कीन, ये जो किट एंड कीन है इसका मतलब होता है आपका रिश्तेदार। ठीक है, रिलेटिव, किट एंड कीन का मतलब होता है रिलेटिव। लेकिन क्वेश्चन में बोला ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो क्वेश्चन हमको पढ़ते ही समझ आ रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए ए। उसे अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की एट द 11th आवर। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही अटेंड, ये जो क्वेश्चन है टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो देखो इसमें आपका लिखा है, यहाँ पर पहला लिखा है ही रिटर्न, बीच में लगा है आफ्टर। अगर दोनों एक्शन पास्ट टेंस में हो रहे हैं तो पहले तो मैं आपको आफ्टर का बता देता हूँ रूल। आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, आफ्टर के पहले। और अगर मैं आफ्टर के बाद जाऊं तो आफ्टर के बाद मैं यूज करूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं, उनका यूज इंप्लीमेंट आपको ऐसे ही करना है। आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट टेंस आता है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। अब सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर करूं तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस V3, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मिल गया होगा। अब बीच में लगा है आफ्टर, तो आफ्टर के बाद मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड और V3 लगाया जाता है। अब आप लोग ऑप्शन में देखिए हेड और V3 कहाँ पर है, तो ये आपको नंबर मिल गया बी, जो करेक्ट आंसर इज बी। तो क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है अगर हमको एक रूल्स मालूम चल जाए। होगा क्या, एग्जाम में सेंटेंस बदल जाता है, रूल्स नहीं बदलता। आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में डिजिट बदलता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। इंग्लिश में भी सेंटेंस बदलते हैं, रूल्स नहीं बदलते, रूल्स वही है। तो आफ्टर का यही रूल्स है, दोनों अगर पास्ट टेंस में तो योर फर्स्ट एक्शन इज सिंपल पास्ट टेंस एंड योर सेकेंड एक्शन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। बिफोर में जस्ट ये उल्टा हो जाता है, बिफोर में क्या हो जाता है, ये पास्ट, अगर आप आफ्टर की जगह यहाँ पर अगर आप बिफोर लिखोगे ना तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा,
बिफोर में क्या हो जाएगा, ये एक्शन पहले हो जाएगा और ये एक्शन बाद में, मतलब पहला वाला पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है बिफोर में। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आगे धीरे धीरे चीजों को समझाते जाऊंगा। अच्छा, ही कुड नॉट डैश द हैवी रश। देखो इंग्लिश में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्रीपोजिशन ना बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी नया ऐसा वर्ड मिलता है जिसका आंसर सेम है, हमेशा उस वर्ड को ना कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि ये एक एंडलेस टॉपिक है प्रीपोजिशन। एट, विथ, फॉर, फ्रॉम, इतना ये डीपली टॉपिक है। अगर हम इसको पढ़ने बैठेंगे या मैं पढ़ाने बैठूंगा तो 6 मंथ भी कंटिन्यू पढ़ाऊंगा तो भी प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट होगा, ऐसा टॉपिक है ये, वास्ट टॉपिक है बहुत। तो हमको इतना वास्ट तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम में आते रहते क्वेश्चन उसमें आपको नजर रखना है। अब जैसे ये है, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज याद रखना कि इंग्लिश में 80% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस, सॉरी 20% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 80% होंगे, ये उनमें से एक है, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ वोकैब आपको बताऊंगा जो 20% वोकैब है लेकिन एग्जाम में 80% चांस है कि वो आएगा। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कोप। कोप मतलब होता है मुकाबला करना। तो कोप के साथ हम कभी अप लगाते हैं, कभी टू लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, एक्चुअल में बोल चाल में यूज करते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम सही बोल रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। चलो बोल रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, बट हम करेक्ट नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर यूज किया कोप। कोप के साथ ना हमेशा और हमेशा विथ को लगाया जाता है, ठीक है। तो कोप विथ, सो योर करेक्ट आंसर इज ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एक वन वर्ड है, फियर ऑफ डॉग। सबसे पहले तो इसमें एक चारों में ना एक कॉमन वर्ड आया फोबिया, ठीक है। ये आपका वर्ड है आपका फोबिया, फोबिया, ठीक है, चारों में। तो फोबिया मतलब डर, तो जहां पर भी फोबिया वर्ड आएगा मतलब एक डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है फियर ऑफ डॉग मतलब कुत्ते से डर। अब कुत्ते से डर के लिए कौन सा वर्ड आता है, पहला दिया जू फोबिया। जू फोबिया मतलब होता है आपका जानवरों से डर, ठीक है। पहला दिया आपका जू फोबिया। देखो जब तक आप वोकैब को लिखोगे नहीं याद नहीं होगा, इसलिए मैं वोकैब को लिखने पे ज्यादा जोर डालता हूँ, लिखते रहा करो वोकैब। पहला है जू फोबिया, जानवरों से डर। सेकंड लिखा है तुम्हारा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मतलब होता है कुत्ते से डर। तीसरा लिखा है पायरोफोबिया, ठीक है, सॉरी PYR, पायरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फायर, मतलब आग से डर। और लास्ट लिखा है आपका हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी से डर। फोबिया मतलब भी डर होता है। क्वेश्चन में तो आपसे पूछा है डॉग के लिए, तो डॉग के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा साइनोफोबिया। बहुत सारे फोबिया है, ठीक है। एरोफोबिया हवा से डर, ऑक्लोफोबिया भीड़ से डर, बासीफोबिया चलने से डर, सैनोफोबिया कुत्ते से डर, क्लेस्ट्रोफोबिया एग्जाम में बहुत आता है ये वर्ड। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद जगह से डर, पक्षियों से डर, जिससे भी डर। हर एक डर के लिए कोई ना कोई वर्ड बना है, ठीक है। फोबिया बहुत सारे हैं बट जो एग्जाम में आते रहते हैं कम से कम वो आपको पता होने चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद लिखा है ही डैश कम येट। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा है येट, येट। इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो की वर्ड्स होते हैं जिनके आंसर ही आते ही हमको पता चल जाता है इसका आंसर क्या आने वाला है। ये जितने भी येट वाले क्वेश्चन है इसका आंसर ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। जितने भी येट वाले क्वेश्चन है इसका आंसर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग लगाते हैं हैज और है, प्लस लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज है प्लस V3। तो हैज है प्लस V3, अब चेक कीजिए हैज है प्लस V3 कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। when we use yet then we use always present perfect tense, ठीक है। योर करेक्ट आंसर इज हैज नॉट, ही हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब है। अब आते हैं हम फाइंड द एरर में। फाइंड द एरर भी आपका ग्रामर बेस ही रहता है, ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए, तो बिना ग्रामर की नॉलेज के लिए तो हम क्वेश्चन बना नहीं सकते। तो फाइंड द एरर की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका ग्रामर जो है उतना ठीक होता जाएगा। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप कितने भी वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करोगे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है। अब पहला क्वेश्चन लिखा है दिस इज द सेम डॉग विच बाइट हर व्हाइल शी वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल। अभी क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है। अगर आपको लगता है मेरे पहले पार्ट में मिस्टेक है तो आप ए बोलोगे, अगर आपको लगता है दूसरे पार्ट में मिस्टेक है तो बी बोलोगे, आपको लगता है थर्ड पार्ट में मिस्टेक है तो सी बोलो,
फोर्थ में लगता है तो डी बोलो, नहीं लगता तो अब नो एरर बोलो, ठीक है। तो अब आपको कौन से पार्ट में आपको लग रहा है वो आपको देखना है। इस क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया जिसने आंसर हमको बता दिया है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है सेम। मैं 3 वर्ड आपको बता देता हूँ। एक होता है सेम, एक होता है ओनली, और एक होता है नन। सेम, ओनली और नन, ये 3 ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना डेट का पेयर बनता है। डेट का पेयर, सेम, ओनली और नन, ये तीनों के साथ ना डेट का पेयर बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन में क्या लगा है, विच लगा हुआ है, तो विच गलत है, विच की जगह डेट आएगा। अच्छा, विच को, डेट को और हु को ये जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा, ठीक है, इफ दे आर कम इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब भी ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, 40 प्रकार के होते हैं, बट इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नॉलेज बस रख लो कि इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। तो आपका करेक्ट, तो आपका एरर विच में है, तो विच कौन से पार्ट में, आपका बी पार्ट में है, तो आपका एरर जो है वो बी पार्ट में है। अगला क्वेश्चन है आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल प्ले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा जब तक तुम पे करोगे। अब ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हमको एक चीज समझ आ गया है, यहाँ पर लगा है आपका विल, ठीक है, इधर आपने यूज किया हुआ है विल का, अगेन आपने इधर फिर विल लगा लिया है। तो इंग्लिश का सबसे पहला रूल है कि सेंटेंस में ना सेम हेल्पिंग वर्ड 2 बार नहीं आते, मतलब 2 बार विल नहीं आता, 2 बार हैज नहीं आता, 2 बार हैड नहीं आता, 2 बार वाज नहीं आता, सेम हेल्पिंग वर्ड 2 बार कभी नहीं आते। तो विल आपका 2 बार आ गया है, तो विल तो आएगा नहीं। अब हमको प्रॉब्लम ये कि मैं हटाऊं कौन सा, पहला हटेगा कि दूसरा हटेगा, ठीक है। तो पहले दूसरे के चक्कर में मत पड़ना, कुछ स्पेशल वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब तक। एक होता है एज सुन एज, मतलब होता है जैसे ही। कभी क्वेश्चन इफ लगा होता है बीच में, कभी व्हेन लगा होता है, कभी क्वेश्चन में अनटिल लगा होता है, कभी अनलेस लगा होता है, कभी इन केस लगा होता है। तो इन जनरली यही वर्ड पूछता है एग्जाम में, इनके अलावा वैसे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर अभी नोट किए हैं इनको याद कर लेना, इनके बाद कभी विल नहीं आता, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन उल्टा कर दूं, एज लॉन्ग एज यू विल प्ले आई विल वर्क फॉर यू, तो भी वही मतलब निकलेगा, लेकिन आपको विल हमेशा एज लॉन्ग एज के बाद वाला हटाना है, तब आपकी जगह लेकिन चेंज हो जाएगी। तो अभी आपका एज लॉन्ग एज के बाद विल आपको हटाना पड़ेगा, तो वो आपके कौन से पार्ट में, आपका सी पार्ट में है, तो सी पार्ट में एरर है। उसके बाद लिखा है बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक, ठीक है, बीइंग अ फाइन डे। अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है डे, जैसे मैंने आपको बताया था, या अगर आपको पता होगा तो आज सोमवार है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टुडे इज मंडे, ठीक है। हम लोग बोलचाल में कि जनरली क्या बोलते हैं, टुडे इज मंडे, लेकिन हम लोग ये जो बोलते हैं एक्चुअल में ये रॉन्ग होता है, टुडे इज मंडे नहीं होता, टुडे इट इज मंडे होता है, टुडे इट इज मंडे। तो जितने भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब डे वाले जितने भी क्वेश्चन है वहां पर इट को लगाया जाता है, और इट वहां पर सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का, ठीक है। टुडे, टुमारो, ये सब कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनता नहीं है। टुडे इट इज मंडे या इट इज मंडे टुडे, अगर टुडे सब्जेक्ट होता तो उसको आप पीछे कैसे कर दिए, सब्जेक्ट कभी पीछे नहीं जाता, बट टुडे जा रहा है मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है वो। तो आपने डे वाले क्वेश्चन में इट लगाया, सेम वही एरर है, यहाँ पर आपने फाइन के बाद डे लगा दिया है, ठीक है। तो जितने भी डे वाले क्वेश्चन है वहां पर सब्जेक्ट, हाँ, तो सब्जेक्ट आपका क्या लगेगा, इट लगेगा, इट का यूज। तो आपके पहले ही पार्ट में एरर था आपके। अगला क्वेश्चन है द स्मगलर इल्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू अ पुलिस टेस्ट। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है इल्डेड। इल्डेड इसका मतलब होता है समर्पण करना, ठीक है। इल्डेड मतलब होता है समर्पण करना, सरेंडर करना, इंग्लिश में इसको सरेंडर भी बोलते हैं, देखो। और सरेंडर करना, समर्पण करना के इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है सुकुम। ये तीनों का मीनिंग सेम है, और तीनों का ना प्रीपोजिशन भी सेम होता है, ये तीनों के बाद टू को लगाया जाता है, तीनों के बाद टू को। अब देखो इल्डेड के बाद क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, फॉर, तो ये गलत है, फॉर की जगह यहाँ पर टू होना चाहिए था, मतलब प्रीपोजिशन रॉन्ग यूज किया गया है। देन योर करेक्ट आंसर इज पार्ट बी। तो बी पार्ट में आपका एरर था। द स्मगलर रिलेटेड टू द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होती है लालच, है ना, लालच को बोलते हैं ग्रिड, एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल में फंसना। अगला क्वेश्चन है आपका द गर्ल सेड दैट शी प्रीफर द ब्लू गाउन
देन द ब्लैक। इस क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने, प्रीफर। मोस्टली एग्जाम में ये प्रीफर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और किसी एग्जाम में एक से ज्यादा भी आते हैं, बट एक क्वेश्चन तो उसका आता है हर एग्जाम में। ये वर्ड के कुछ रूल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीफर। हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करते हैं, तो हम लोग बोलचाल में गलती करते हैं, आई प्रीफर कॉफी देन टी। ठीक है, सॉरी, कॉफी देन टी। मुझे चाय ज्यादा कॉफी पसंद है, हम बोलते हैं आई प्रीफर कॉफी देन टी, जबकि ये गलत है, क्योंकि आपने यूज किया यहाँ पर कौन सा वर्ड, प्रीफर। और प्रीफर के साथ ना कभी देन नहीं आता, देन की जगह टू आता है। आई प्रीफर कॉफी देन टू नहीं होता, आई प्रीफर कॉफी टू टी होता है। वही गलती आपने यहाँ पर भी कर दी है। आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, देन लगा दिया है, तो देन की जगह यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, देन की जगह आएगा टू। इसी पार्ट में एरर है, मतलब आपका जो एरर है वो कौन से पार्ट में माना जाएगा, आपका सी पार्ट में एरर। एग्जाम में आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, आपको ठीक नहीं करना, बस आपको बता देना है यहाँ पर आपका एरर हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगी कहाँ पर एरर होते हैं। अब आते हैं वोकैब में। ठीक है, वोकैब मैंने आपको बताया ये इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका है वोकैबलरी। और ये एक या दो दिन में आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आज से शुरू करोगे, तो आफ्टर 1 मंथ आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन टाइम लगता है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं आज एक या दो दिन में वोकैब पढ़ लूँ और मैं एग्जाम में आ भी जाए, तो ऐसा होता नहीं है। हमको प्रैक्टिस लगातार करना पड़ता है, तब उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर देरी से मिलेगी तो वो लंबे समय के लिए ही मिलती है। अब पहला वर्ड आपका दिखा है नेबुलस। नेबुलस, नेबुलस मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में ना एक बार ये भी बोलते हैं डस्की। डस्की मतलब ये धुंधला होता है, नेबुलर, डस्की, और एक बार जो क्वेश्चन में दिया है वेक। ये तीनों का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, अनक्लियर। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा, आपका करेक्ट आंसर है आपका वेक। अब पहला जो लिखा है डोसाइल। डोसाइल मतलब लिख लीजिए जल्दी मान जाने वाला। ठीक है, डोसाइल मतलब होता है जल्दी मान जाने वाला, किसी भी बात को लेकर जल्दी तैयार हो जाता है। सेकंड लिखे आपका पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला। एक बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला भी होता है, इसको इंग्लिश में हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्ट मतलब होता है वन हु नोस मैनी लैंग्वेज, और पॉलीग्लॉट मतलब होता है वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। लास्ट में लिखा है आपका फ्लिम्सी। ठीक है, फ्लिम्सी, FLMIM, मतलब फ्लिम्सी मतलब होता है कमजोर। कमजोर को इंग्लिश में प्यूनी भी बोलते हैं, फीबल भी बोलते हैं, और कमजोर के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है फ्रेड। ठीक है, फ्लिम्सी मतलब होता है कमजोर, इसको प्यूनी बोलते हैं, फीबल बोलते हैं, फ्रेड बोलते हैं, सबका मीनिंग सेम है। तो नेबुलस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेग, धुंधला। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 क्वेश्चन है आपका सैरेन। ठीक है, सैरेन, 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 सैरेन का मतलब होता है शांत। अब आपको ढूंढना है इसमें से शांत कौन सा है, इंडिड है, प्लेसिड है, ग्रीन हॉर्न है, बार्मी है। देखिए, अगर आपको सैरेन का मतलब पता है, उसका आंसर प्लेसिड है। अगर आपको ये भी पता है प्लेसिड मतलब ही शांत होता है, लेकिन आपको बाकी वो क्या नहीं पता, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम तो निकल गया। आपको पता था सैरेन मतलब शांत, प्लेसिड मतलब शांत, हो गया आपका काम। तो मैं ये नहीं कहता कि वो सारे वोकैब के पता हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कम से कम हम अंदाजा लगा सके कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो सकता है। सैरेन मतलब शांत, प्लेसिड मतलब शांत। शांत को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं काम, और शांत के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है सूथ। है ना, सूथ बड़ा कॉमन वर्ड है, एग्जाम में आता है। तो सैरेन मतलब शांत, प्लेसिड मतलब भी शांत। अच्छा, इंडिड मतलब लिख लो सचमुच। इंडिड मतलब होता है सच में, इंडिड। और ग्रीन हॉर्न मतलब होता है कम अनुभवी। ग्रीन हॉर्न मतलब कम अनुभवी होता है। कम अनुभवी के लिए मैंने भी आपको शायद वर्ड बताए थे, एक होता है नोविस, और एक होता है टायरो, एक होता है नियोफाइट। ये सबका मतलब भी कम अनुभवी होता है, ग्रीन हॉर्न। बारहवीं मतलब होता है बेवकूफ। बारहवीं मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लेसिड। बेवकूफ, मूर्ख के लिए ना इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है रैश। तो सैरेन का आंसर हो जाएगा प्लेसिड। चलिए, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर इज 18। 18 में आपको एक वर्ड है स्लोथफुल। SLOTHFUL। स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी। आलसी को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं टॉर्पिड। ठीक है, और दूसरा बोलते हैं हम लोग ड्रोफ्सी।
ठीक है। आलसी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड ये भी आता है स्लगिश। ये स्लगिश मतलब भी आलसी होता है, ठीक है। सबका मीनिंग सेम है। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आलसी है तो अपने नोट्स में आप उसको ऐड करते जाइएगा। स्लोथफुल मतलब आलसी होता है, ये करेक्ट आंसर इज होगा आपका डोस्टी। डोस्टी मतलब होता है आलसी। सेकंड ऑप्शन जो ये थ्रोंग, इसका मतलब होता है भीड़ होता है, क्राउड होता है। थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ भाड़, क्राउड। और ब्रीच मतलब होता है नियम तोड़ना। इसी का उल्टा होता है नियम का पालन करना, जिसके लिए अवॉइड अभी हमने क्वेश्चन किया भी था। अवॉइड मतलब होता है नियम का पालन करना, ब्रीच मतलब होता है नियम तोड़ना। रिवरेंस मतलब होता है सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट। तो आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नंबर होगा पी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कौन, CON, कौन, ठीक है। कौन का मतलब होता है धोखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉक्स। धोखा को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं डिसीव, ठीक है। कौन मतलब होता है धोखा, हॉक्स बोलते हैं, डिसीव बोलते हैं। पहला वर्ड जो दिया है मडल, MEDDLE, मेडल, इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना, ठीक है। और एक वर्ड तुम्हारा दिया सैडलर। सैडलर मतलब मेहनती। मेहनती को इंग्लिश में इंडस्ट्रियस बोलते हैं। इंडस्ट्रियस ये वर्ड एग्जाम में बहुत काफी बार आ चुका है। ये इंडस्ट्रियस वर्ड थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब मेहनती होता है। सैडलर मतलब भी मेहनती होता है। हॉक्स मतलब होता है धोखा। यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा करना, यूलॉजी। यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेस करना। तो क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग है आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हॉक्स, मतलब धोखा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, नोवाइस। नोवाइस मतलब होता है कम अनुभवी, जिसको इंग्लिश में ना ये भी बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, ठीक है। ग्रीन हॉर्न एक इडियम्स है। ये ग्रीन हॉर्न का मतलब भी होता है कम अनुभवी। तो इसका आंसर होगा आपका नियोफाइट। ये जो पहला जी है नेम, इसका मतलब होता है दुष्ट। नेम मतलब होता है दुष्ट। लोथ मतलब होता है बिना इच्छा के। लोथ मतलब होता है बिना इच्छा के। अप्रून मतलब होता है काट झाट करना, रिड्यूस करना, लेस करना, कम करना, उसको प्रून बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नोवाइस है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नियोफाइट, कम अनुभवी। कम अनुभवी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड ये भी होता है टायरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हमने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए, जिसमें ग्रामर भी यूज किया गया, आपने वोकैब का भी यूज किया था। उसके बाद हमने कुछ फाइंड एरर किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमको ऐसा नहीं कि सारा ग्रामर ही आना चाहिए, उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होगा तो आप एरर को ढूंढ सकते हैं। फिर हमने किया था वोकेबलरी। वोकेबलरी एक ऐसा पार्ट है जिसको हम डेली करना है। तो कोई भी एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंप्रीहेंशन ऐड हो जाता है, कुछ सेंटेंस में अरेंजमेंट ऐड हो जाता है, लेकिन कुल मिला के पैटर्न तो यही रहेगा। लेकिन ये इंग्लिश 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता है, उसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हमारा जो 30 डेज का जो अभी कोर्स चल रहा है उसमें मैं लगातार 30 डेज तक हमारे जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास में, ताकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।